समीर काला जी भी आ चुके हैं। यहाँ 8 बजे से 10 बजे तक लगातार एक दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे इस शो में। टारगेट इन्वेस्टिंग के फाउंडर समीर कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। sptulsian.com के SP तुलसियान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा फंड मैनेजर्स का नजरिया भी आपको बताएंगे हम। सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुनील सुब्रमण्यम भी बताएंगे आपको वो कैसे देख रहे हैं कच्चे तेल की इस उबाल को। साथ ही मुनाफे की तैयारी में आज हमारा साथ देंगे S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी, मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा, ट्रीट पुल्स के सच्चिदानंद उपतेकर, LKP सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा के साथ किरण.com के किरण जाधव भी हमारा साथ देंगे। और सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट से संकेत, और इस समय जो सबसे ताज़ा संकेत मिल रहे हैं वो तो दरअसल हमें कच्चे तेल से मिल रहे हैं। एक अच्छी रैली, बड़ी रैली वहाँ पर देखने को मिली है। $73 के पार, अब इस समय $73.5 के पार देखिए कच्चा तेल निकल गया है, ब्रेंट क्रूड, और इसके चलते देखिए दबाव देखने को मिल रहा है इमर्जिंग मार्केट्स पर आज। और भारतीय बाज़ारों में देखिए जो सुबह सुबह दिखा रहे थे 2 या 3 पॉइंट की बढ़त, वो देखिए गुल हो चुकी है और इस समय 18-20 पॉइंट की नरमी के साथ हम खुलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कच्चे तेल में तेजी बढ़ रही है और इससे SGX निफ्टी थोड़ा सा दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। पहले नीचे से समझ लेते हैं कि ईरान 2 मई के बाद जो वहाँ से कच्चा तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो शायद हमें करने को ना मिले, ऐसा अमेरिका ने चेतावनी दी है। नीरज, पूरी खबर बताइए क्या है? देखिए, पूरी खबर यह है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं और इसलिए क्रूड का जो एक्सपोर्ट करता है वो उस पर पूरी तरीके से अब बैन की बात हो रही। तो जब पहले सैंक्शंस लगाए गए थे तो करीब 8 देशों को थोड़ी सी छूट दी गई थी कि वो ईरान से क्रूड इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय क्रूड के प्राइसेस काफ़ी बढ़े हुए थे। तो भारत जैसे 8 देशों ने ये रियायत मांगी थी जो उनको दी गई थी 180 दिन के लिए, जो 2 मई को खत्म हो रही है। वहाँ से आगे फिर ये रिव्यू होगा। अब जो खबर निकल के आ रही है कि व्हाइट हाउस आज, हो सकता है थोड़ी देर में ये अनाउंसमेंट आ जाए कि ईरान को ज़ीरो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अपना क्रूड का पूरी तरीके से, और जो भी देश या कंपनी वहाँ से खरीदेगी अगर फिर भी, तो उसके ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस लग जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है भारत जैसे उन 8 देशों के लिए जो बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल ईरान से वेवर के चलते ले रहे थे। उन 8 देशों में 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डिपेंडेंसी काफ़ी कम करी है, उसमें से ग्रीस, इटली और ताइवान है। लेकिन चीन और भारत अभी भी काफ़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी ईरान पे है। अब ये तय हो चुका है लगभग कि व्हाइट हाउस चाहता है कि ज़ीरो एक्सपोर्ट ईरान की तरफ से हो, क्योंकि वो चाहता है कि वो नेगोशिएट करें और अपने जो उनके तमाम प्लान्स चल रहे हैं, जो उनके ऊपर झगड़ा चल रहा है, उसको सुलझाएं। इसका असर भारत के ऊपर नेगेटिवली पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इसी के लिए क्रूड के दाम भी बढ़ रहे हैं, 73-73 को क्रॉस कर चुके हैं। तो भारत के खास तौर पर कंपनियों के लिए, OMCs के लिए, मुझे ध्यान है कि IOC ने टेंडर भी कर दिया था पिछली बार, और वो खबर ही हम लोगों ने रिपोर्ट करी थी। तो अब तीनों OMCs के लिए खास तौर पे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ से ले नहीं पाएंगे, और साथ ही ऑयल से रिलेटेड जो कंपनियां हैं कि ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो उसकी दिक्कत होगी। अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि जब US ने पहली बार बढ़े हुए क्रूड की वजह से 180 दिन का वेवर दिया था, तो इस बार क्यों नहीं दे रहे जबकि 73.5 भाव पहुँच गए? इसकी वजह यह है कि पूरे वर्ल्ड में इस समय क्रूड की सप्लाई ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। US से भी बढ़ रही है, रशिया से भी बढ़ रही है। रशिया ने कहा था कि 2,23,000 बैरल पर डे वो और बढ़ाएंगे अपना प्रोडक्शन, और जून में OPEC की बैठक होनी है। तो उस बढ़े हुए का हवाला देते हुए US का ये कहना है कि ऑलरेडी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ रहा है, इसलिए इस समय बढ़ी कीमतों के बावजूद वेवर खत्म किए जा सकते हैं। तो ये खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इंतजार है कि थोड़ी देर में माइक पॉम्पियो जो उनके विदेश मंत्री है वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रही थी फाइनेंशियल टाइम्स पे, आज उन्होंने कहा है कि ऑफकोर्स ये भारत पर भारी पड़ेगा, लेकिन नीरज एक और चीज है कि जनवरी में जो डेटा आया था, अब दिसंबर से जनवरी 1 महीने का डेटा फाइनेंशियल टाइम्स कोट कर रहा है, और प्रेशर के डर में भारत के जो इंपोर्ट्स ईरान से थे वो करीब 41% घटे थे। अब देखना यह है कि उसके बाद क्या कुछ और इन इंपोर्ट्स में गिरावट आई है या नहीं। क्या हमने थोड़ी सी तैयारी की है कहीं और से तेल मंगाने की, या फिर हम पर ये काफी भारी पड़ेगा? आपको लग रहा है कि झटका लगेगा? मुझे लगता है झटका इसलिए भी लगेगा हर्षदा, क्योंकि वेनेजुएला में भी दिक्कत चल रही है और वहां पे भी तगड़े सैंक्शंस US के लगे। तो वेनेजुएला से आपका काम बनेगा नहीं, वेनेजुएला आपको दे नहीं सकता। वेनेजुएला ने बीच में रूट करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो चल नहीं पाएगा। लीबिया में प्रॉब्लम चल रही, कल ही वहाँ बहुत सारी एयर स्ट्राइक हुई, तो वहाँ पे भी क्रूड की दिक्कत चल रही है। तो अगर 3 बड़े देश OPEC के अगर इस मुश्किल में फंस रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि क्रूड की कीमतें फिलहाल नीचे आएंगी। अब तो $80-85 की बातचीत होने लगी है OPEC की बैठक से पहले, जो जून में होनी है। तो इसलिए 1 महीने 1.5 महीने का जो आपके पास ये विंडो है ना,
इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। और क्रूड डेली बेसिस पे हेज किया जाता है, डेली बेसिस पे उसकी ट्रेडिंग होती है, इसलिए ओएमसीज के लिए दिक्कत है। ठीक बात है। तो क्रूड बिगाड़ेगा मूड, ये इस वक्त की सुबह की सबसे बड़ी खबर। और देखिए ये बढ़ता जा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी कमजोर होता जा रहा है। काला साहब गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे देख रहे हैं आप इस न्यूज़ को? इसके चलते कौन कौन से सेक्टर्स पर प्रभाव देखने को मिलेगा, आप कौन कौन से स्टॉक्स पर फिर आपकी नज़र होनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से अप्रैल 10 तक मई का बुकिंग हो जाता है, तो हर 10 से पहले आपको अगले महीने के लिए बुकिंग करनी पड़ती है क्रूड एक्सपोर्ट के लिए। तो आईओसी ने पहले ही कोई बुकिंग नहीं करी थी, तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था, चाहे वेवर आए ना आए, इस अगले महीने कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पेंडिंग मामला था, और 80 to 85 हमारा एक जून से जुलाई में काफ़ी एस्टिमेट रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो पेंडिंग है ही, साथ में जो वेनेजुएला पे सैंक्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर गए। अगर आप अब देखें तो ईरान के ऑलरेडी 1 मिलियन से नीचे आ गए हैं एक्सपोर्ट्स, जो पहली बार ही हुआ है ईरान की हिस्ट्री में। दूसरा, अगर ये ऑलमोस्ट 500,000 बैरल से ले आता है, तो ये मेरे ख्याल से कम 80-85 वहीं पे आ जाएगा। ज़ीरो तो बहुत दूर की सिचुएशन पे है। तो मुझे लगता है हमारा मेकअप यूएस या मेक्सिको कर सकता है, जो हम ट्राई कर रहे हैं कि यूएस से हम मेकअप कर लें, इसलिए कहीं ना कहीं वो वेवर की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है यूएस कर पाएगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। ये सिचुएशन इतनी जल्दी नहीं आएगी, और मेरे ख्याल से यहाँ पे ओएमसीज काफ़ी बड़ा एक बर्न फेस करेंगी, क्योंकि फिजिकल मार्केट में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप फाइनेंशियली स्पेकुलेटिवली उसको प्राइस को कंट्रोल भी कर ले, लेकिन फिजिकल अवेलेबिलिटी में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ओएमसीज बेचेंगे आज? मैं स्पेशली आईओसी इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन का समय चल रहा है, दौर रही है। मैं आईओसी बेचूंगा, क्योंकि आईओसी में अगर आप देखें तो जेट एयरवेज ग्राउंडेड है, तो एटीएफ का जो वॉल्यूम है इस क्वार्टर से काफ़ी कम हो जाएगा उनके लिए। तो मेरे ख्याल से आईओसी एक बेहतर जगह है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। और पेंट कंपनी में कोई उसका या एक क्वार्टर लैग आता है, तो मेरे को नहीं लगता। एयरवेज एयरलाइन कंपनियों ने क्या जोरदार तेजी दिखाई है। जेट की दिक्कत का फायदा स्पाइस जेट इंटरग्लोब को मिला है, हालांकि इंटरग्लोब उस दिन 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर छूने के बाद थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि जो बढ़ा है वहां पर जगह है जाने की। कोई स्टॉक जो नीचे आ सकता है तो मेरे ख्याल से इंटरग्लोब एक स्पेस है जहाँ पे जो मोमेंटम, जो स्टॉक प्राइस का मोमेंटम है, और जो ग्राउंड पे मेरे को रिप्लेसमेंट की खबर आ रही है, इंडिगो को इतना फायदा नहीं हो रहा। स्पाइस जेट या बाकी प्राइवेट एयरलाइंस है, वहाँ पे ज़्यादा फायदा है। तो मुझे लगता है इंडिगो पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वो मंदी के ट्रेड्स रहेंगे। एविएशन कंपनियां जिनका सबसे बड़ा फ्यूल कॉस्ट ही रहता है, और क्योंकि कच्चे तेल में उबाल आ रहा है, तो इन पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आईओसी में मंदी का ट्रेड ले। सचिदानंद, आप भी अगर इसमें कोई ट्रेड निकाल सकते हैं मंदी की तरफ तो बताइएगा। तब तक वीरेन से भी पूछ लेते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक पर कितना भारी पड़ सकता है आज के सत्र में। वीरेन हाय, देखिए पिछला सत्र भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली करके गए लोग, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर कच्चा तेल जो अब 73.5 के पार निकल गया है, 2% से ज्यादा की तेजी, ये ड्रैग कर सकता है निफ्टी को। और एग्जैक्टली हर्षदा, अगर आप देखें जैसे कि सुबह आपने क्रूड की बात छेड़ी, फिर हेमंत ने एग्जैक्टली ओएमसीज पर एक शॉर्ट कॉल के बारे में बात कर ली, आपने पेंट स्टॉक्स के बारे में बात कर ली, एविएशन के बारे में बात कर ली, तो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और ऐसे में एग्जैक्टली क्रिटिकल क्या रहेगा हर्षदा? सबसे बड़ी चीज है कि एफआईएस का डेटा क्या कहता है। 1038 करोड़ रुपए की आपकी कैश में बैंक थी, आपका डेटा एक्सीलेंट है, लेकिन एक चीज याद रखिए, जो इनका हर्षदा इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा है, जिसमें इन्होंने करीब 1207 करोड़ रुपए की बाइंग की है, उसमें करीब 17,408 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है। यानी जब एफआईएस की पोजीशन बहुत लॉन्ग बन के गई है, अगर वो रिस्क में आएगी, अगर वो किसी पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच करती है, तो उसमें से प्रेशर भी आएगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए हमको माफ कीजिएगा, आज सुबह अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, अपने स्टॉप लॉसेस पे ध्यान देना चाहिए। और एक और बात याद रखिए, ये बाजार गैप अप ओपनिंग को रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। गैप डाउन्स पे आप अगर कुछ लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिल रहा है। तो एफआईएस का ये जो 1207 करोड़ रुपए का आंकड़ा है, ये क्रिटिकल भी है, और साथ ही साथ दूसरे पहलू से भी क्रिटिकल है कि अगर बाजार पे प्रेशर बढ़ा और ये अनवाइंडिंग शुरू हुई तो क्या टूट सकता है। निफ्टी को देखिए, एग्जैक्टली निफ्टी ने किया क्या याद रखिए,
गुरुवार को बहुत सारे इंडिकेटर्स ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में चले गए थे। 1.82 का पुट कॉल रेशियो था, 1.8889 की जोन में चला गया, उसके बाद अनवाइंडिंग। आइए कॉल्स को देखते हैं, 3 स्ट्राइक्स को देखते हैं। याद रखिए 900 की कॉल में काफी राइटिंग है, 850 की कॉल में काफी राइटिंग है और इवन 800 की कॉल में काफी राइटिंग है। आपका इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 2273 की ट्रेजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। आप देखिए सबसे बड़ी राइटिंग जहां पे हुई हर्षदा वो था 6.94 लाख का एडिशन और 25 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। यानी याद रखिए ऊपर की तरफ सबसे बड़ा प्रेशर जोन इस ट्रेडिंग वीक के लिए होगा 830 से 854 की रेंज। ये बहुत बड़ा सप्लाई पॉइंट होगा, बहुत बड़ा प्रेशर जोन होगा। लेकिन नीचे क्या, अब आपने क्रूड की बात की, एफआईएस की काफी लॉन्ग, वो कहां किस में प्रेशर में आ जाएगी। आप पुट्स देखिए, 3 पुट्स याद रखिए इस वक्त सबसे क्रिटिकल पॉइंट है 11700 की पुट, जो कि करीब 22,33,000 शेयर का आउटस्टैंडिंग ओआई लेके खड़ी है इस ट्रेडिंग वीक में। और इसके लगभग 20 पॉइंट नीचे हटता आपका आता है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी अगर आपके लॉन्ग हैं या अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं इस माहौल में भी, तो आपको देखना पड़ेगा कि इंडेक्स कैसे बिहेव करता है 11680 से लेकर 11710 की रेंज में। अगर इस रेंज में स्टेबिलिटी आती है तो सेकंड हाफ में किसी पुल बैक ट्रेड के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि अगर ये वॉलेट हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दैट क्रूड फैक्टर। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्टेबिलिटी का इंतजार कीजिए, लेकिन अगर 710 या फिर 680 वॉलेट होता है तो इस बाजार में प्रेशर डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से हर्षदा 710 680 हम शायद होल्ड कर जाएं, क्योंकि हमारे पास HDFC बैंक भी है, क्योंकि हमारे पास रिलायंस भी है। हर्षदा हम आप लेवल्स जिस पर नजर होनी चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए वीरू, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? एग्जैक्टली हेमंत, अगर आप देखें बैंक निफ्टी के भी लेवल्स इसी के आसपास रहेंगे। मतलब जैसे कि मैंने निफ्टी पर 10 डेमा का जिक्र किया, एग्जैक्टली अगर आप देखें यहां से लगभग जो आपकी स्क्रीन पर लेवल है उससे लगभग 150 पॉइंट नीचे 30,020 की रेंज में और 30,050 की रेंज में आता है हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, जरा आप कॉल्स पे आइए एग्जैक्टली हेमंत, अब देखिए कहां पे प्रेशर पड़ रहा है। 30,500 की जोन में काफी प्रेशर है हेमंत, और आप देखिए वहां पे करीब 80,000 कॉल बिकी हैं और आउटस्टैंडिंग वाइज सबसे बड़ा है। यानी किसी भी लॉन्ग ट्रेड में अगर कोई पुल बैक आता है तो आपका 437 और 500 की जोन में वो आपको अनवाइंड करना है ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड को, और वहां पर एक बार फिर से प्रेशर आ सकता है, और स्पेशली क्रूड के चलते। नीचे क्या, अगर आपके अभी लॉन्ग है या फिर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो याद रखिए 30,020 सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि 30,020 और 30,050 के बीच में आता है ये मेरी 30,000 की पुट का सपोर्ट, जो कि 6 लाख। और याद रखिए ठीक इसी 30 पॉइंट के दायरे में आता है आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी ओपनिंग के बाद वेट कीजिए एग्जैक्टली 30,100 के आसपास निफ्टी बैंक कैसे बिहेव करता है। अगर HDFC बैंक सपोर्ट करता है, कुछ प्राइवेट बैंक्स चलते हैं, तो यहां से एक पुल बैक आएगा। लेकिन अगर 30,000 वॉलेट होता है या फिर 30,020 वॉलेट होता है बिकॉज ऑफ द क्रूड फैक्टर, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो आई थिंक हेमंत आज ना थोड़ी सी स्टेबिलिटी का इंतजार कीजिए और थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करने में ध्यान दीजिए। मेरे को आज परेशान कर रही है एफआईएस की वो 1207 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग। अगर ये लेवल टूटते हैं तो वो अनवाइंडिंग थोड़ा सा बाजार को परेशान कर सकती है। आई थिंक सुबह 7 बजे में इतना परेशान नहीं था जितना परेशान मुझे आपने ये क्रूड की स्टोरी समझा के कर दिया। तो कच्चा तेल बिगाड़ेगा खेल, इस पर रहेगी नजर। शुक्रिया वीरू आपका। आप परेशान मत होइए, RIL के नंबर्स अच्छे हैं, HDFC बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, तो उससे भी थोड़ी होप रखनी चाहिए। नजर रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले अपने एक्सपर्ट्स के पिक्स ले लेते हैं। सच्चिदानंद जी बताइए मार्केट पर व्यू आपका क्या है और पिक्स क्या है आज के लिए? गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग। मार्केट पे व्यू मेरा थोड़ा सा रेंज बाउंड है। मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर हफ्ते में भी निफ्टी 11,850 और 600 के दायरे में रह सकता है। जिस तरीके से थर्सडे के सेशन में एक बेरिश फॉर्मेशन हुआ था, वहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस अभी भी निफ्टी में बरकरार है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहूँगा। इनफैक्ट बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रखूंगा निफ्टी पे, क्योंकि दोनों जो रिजल्ट्स आए आई थिंक उसके वजह से थोड़ा सा मोमेंटम बन सकता है मार्केट में। तो 11,740 के नज़दीक अगर निफ्टी फ्यूचर्स मिल जाता है तो वहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए। 11,700 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो 11,710 का स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूँगा। और उछाल अगर मिल जाता है तो 11,830 के आसपास आ जाता है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में रह सकता है। बट अगर मैं बैंक निफ्टी का डेटा देखूं तो वहाँ पर थोड़े नेगेटिव्स कम है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है 30,200 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो
सो अगर 30,200 के नज़दीक मिल जाता है निफ्टी बैंक, तो आई थिंक वहाँ पर आपको लॉन्ग करने चाहिए। 30,090 का स्टॉप लॉस होगा और 30,800 से लेकर 900 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है अगर रिजल्ट्स के बाद कुछ अच्छे फॉलो थ्रू मूव आ जाए तो मुझे लग रहा है वहाँ पर बायस थोड़ा सा बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है, बट निफ्टी में थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव होगा। स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लुपिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी तक परफॉर्मेंस रहा है, लगभग एक 14% की अपसाइड इस महीने में देखी जा चुकी है। इसका 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छी तरह सपोर्ट करा है और एक डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो वहाँ पर एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन इंडिकेट करा है कि अभी भी मोमेंटम बरकरार है। मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉक 855 के और जा सकता है। 829 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। सेकेंड कॉल होगा टाइटन पे, जहाँ पर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न वापस उभर के नज़र आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि वापस अपने फ्रेश लाइफ हाइस ये पर्टिकुलर स्टॉक कोट कर सकता है। तो 1155 के टारगेट के लिए टाइटन में खरीदारी करनी चाहिए। 1108 का स्टॉप लॉस होगा फ्यूचर्स में। और एक सेल कॉल होगा पिडीलाइट पे, जहाँ पर एक पैटर्न फेलियर देखा गया था मंडे के सेशन में, जहाँ पर एक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में दबाव आया था और एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर उभर के नजर आ रहा है। नेगेटिव डाइवर्जेंस है RSI पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन की वजह से और भी थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। 1220-1200 के लेवल्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखे जा सकते हैं। तो उछाल पे अराउंड 1260 के आसपास एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बनानी चाहिए पिडीलाइट में। स्टॉप लॉस होगा 1272 का। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स पिडीलाइट, क्योंकि कच्चा तेल का ये भी एक डेरिवेटिव इस्तेमाल करता है, तो इसके लिए कच्चे तेल में उबाल एक नेगेटिव है। 1200-1220 के टारगेट के लिए शॉर्ट करें, लेकिन तेजी के ट्रेड्स भी हैं। टाइटन 1155 और साथ ही लुपिन में 855 के ट्रेड के लिए आप तेजी की पोजीशन ले। लेकिन बड़ी खबरों के साथ आगे बढ़ते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसके जो नतीजे आए इस पर फोकस करते हैं। स्टॉक देखिए 42 रुपए बढ़कर बंद हुआ। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की ओर से थम्स अप जरूर मिला है। रिटेल और जियो के बिजनेस यानी कि टेलीकॉम बिजनेस को लेकर ज्यादा उत्साह है। नीरज हमारे साथ है, सुमित भी जुड़ गए हैं बताने के लिए कि नंबर्स कैसे रहे और साथ ही साथ ब्रोकरेजेस का नजरिया क्या बन रहा है। नीरज, पहले आप इन नंबर्स को डिटेल में समझाएं। देखिए, रिलायंस ने एक बार फिर से बिल्कुल रिकॉर्ड नंबर अपने पेश किए हैं। जैसा कि हमें थर्सडे को सुबह हमने जो अनुमान लगाया था बिल्कुल लगभग वैसे ही है, उसको कुछ कुछ जगहों पे बीट भी किया है। नेट प्रॉफिट इनका 10,362 करोड़ इस क्वार्टर में आया है, जो हमारे अनुमान से करीब 10% ज़्यादा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो पेटकेम का रेवेन्यू था उसमें एनुअली रिकॉर्ड ग्रोथ हुई है, मतलब 4.25 करोड़ टन का उन्होंने क्रूड प्रोसेस किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि पूरा एनुअली अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस देखेंगे तो ज़बरदस्त था। एबिटा में भी देखिए इन्होंने बीट किया। हमारा अनुमान 20,000 करोड़ से ज़्यादा का था, वो आया है करीब 21,000 करोड़ के आसपास। तो वहाँ पे बीट किया उन्होंने। मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, 13.8 से बढ़ के 15.02% का, यानी 1.5-2% का यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। बावजूद इसके कि जीआरएम बहुत अच्छा नहीं था, 8.2 आया जो हमारा अनुमान भी था। तो इतने कम कह सकते हैं मार्जिन के बावजूद, जीआरएम के बावजूद हमने पेटकेम बिजनेस में बहुत शानदार उछाल देखी। तो जो वहाँ से थोड़ा लोगों को डर लग रहा था वैसी कोई बात नहीं है, रिकॉर्ड यहाँ पे भी बने हैं। अब आप आइए जियो पे। जियो पे भी बहुत अच्छा इन्होंने ग्रोथ दिखाया है। 30 करोड़ का मार्क ये क्रॉस कर चुके हैं सब्सक्राइबर के लेवल पे और 840 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट इस क्वार्टर में दिखाया है और साथ ही रेवेन्यू भी 11,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। एबिटा लेवल पे भी आप देखेंगे तो 4300-4400 करोड़ का एबिटा इन्होंने दिखाया है। मार्जिन में भी 3% का इंप्रूवमेंट है और ये 39% के आसपास एबिटा मार्जिन जियो के लिए आया है। और जो आरपू है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ाए गए हैं और उसमें 99 रुपये वाला जो प्लान अभी भी चल रहा है उसकी वजह से मार्जिन में उछाल नहीं, लेकिन फ्लैट अभी भी चल रहा है। तो जियो से भी है। रिटेल ने अगेन सरप्राइज किया है, 1,30,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू उन्होंने एनुअली बेस्ड किया है और क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे ज़बरदस्त उछाल है। और हर्षदा, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला मेरे लिए यह था कि रिटेल में मार्जिन इंप्रूवमेंट कर लिया इन्होंने 2% का, जहां पे कट थ्रोट कंपटीशन है। तो तीनों ही सेगमेंट अगर आप देखें, चाहे रिटेल देखें, चाहे जियो देखें या पेटकेम देखें, तीनों में ही सरप्राइज है और बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर नंबर इन्होंने पेश किए हैं। अब आगे जाते हुए भी चूंकि क्रूड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो जब हम वहाँ मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन रहे थे उसमें उनका कहना था कि ये सब चीज़ें हम कंसिडर करके चल रहे हैं। आइए सुनते हैं CFO आलोक अग्रवाल जी क्या कहते हैं नतीजों पर। We had the highest ever production in our petrochemical business. As far as Jio is concerned, it crossed 300 million subscribers and also had a new milestone in crossing 15,000 crores of EBITDA.
Retail had another very strong year. Revenue crossed 1 lakh crores comfortably, and total stores under operation crossed 10,000. Our energy businesses remained very resilient despite a volatile operating environment. तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट थोड़ा सा उठापटक वाला रहा है, वॉलेटाइल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की है। ये कंपनी के सीएफओ खुद कह रहे थे। अब स्टॉक पर आज फोकस रहेगा और साथ ही ये भी देखना होगा कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही है कंपनी के नतीजों के ठीक बाद। सुमित तैयार है यही बताने के लिए। सुमित बताइए। शुक्रिया हर्षिता। जितने विदेशी ब्रोकर्स हैं उनकी तरफ से तो थम्स अप है, स्ट्रॉन्ग थम्स अप है, रादर बाय, ओवरवेट, इस तरह के रिकमेंडेशंस आई हैं, और जो घरेलू ब्रोकर हैं वो भी न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर रिपोर्ट्स यहाँ पर दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं सीएलएसए के साथ। सीएलएसए ने एक जो रिकमेंडेशन दी है वो बाय साइड पर है, करीब 1665 रुपये के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं, जो कि 1500 से अपवर्ड साइड पर रिवाइज करने के बाद टारगेट्स आए हैं। नमूरा की तरफ से भी बाय रेटिंग है, 1400 रुपये के टारगेट्स उन्होंने भी दिए हैं, और मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट रेटिंग दे रहा है, 1230 रुपये के टारगेट्स हैं। मेजरली लायबिलिटीज का कट होना, साथ साथ केपेक्स पूरा होना, रिलायंस जियो के आरपूस में इंप्रूवमेंट आना, और साथ साथ पेटकेम बिजनेस जो कि स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है, मेजर रेवेन्यू ड्राइवर है, स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है, इसलिए भी सभी ब्रोकर्स की तरफ से बाय साइड पे वो रिकमेंडेशंस हैं। मोतीलाल ओसवाल और आईडीबीआई कैप होल्ड और न्यूट्रल रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन टारगेट्स को उन्होंने भी अपवर्ड साइड पे रिवाइज किया, स्पेशली मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 1431 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो ज्यादातर ब्रोकर्स का ये मानना है कि जो मेजर बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, केपेक्स पूरा हो चुका है, और रिटेल और टेलीकॉम वो अब यहाँ से ड्राइविंग सीट पे आ सकते हैं, वहां से शायद अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद लगा सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल। आप तो देखिए 1665 सीएलएसए का टारगेट, तो ये स्टॉक पर रहेगी नजर। बहुत ही बढ़िया तेजी देखिए पिछले सत्र में स्टॉक ने दिखाई थी, करीब 3% की रैली देखने को मिली थी। अगर ये इतना नहीं चलता तो भारतीय बाजारों में काफ़ी दबाव पिछले ट्रेडिंग सेशन में यानी बृहस्पतिवार को देखने को मिलता। विकास सेठी की राय सुन लेते हैं, उसके बाद हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे यहाँ पर जानेंगे कि क्या व्यू बन रहा है। रिटेल बिजनेस ने ग्रो किया है, बहुत अच्छे मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं, ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छे नंबर्स रहे हैं, बट दे आर इन लाइन विद व्हाट द मार्केट्स वर एक्सपेक्टिंग। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कोई भी गिरावट आती है या करंट लेवल्स पे भी एक स्टैगर्ड रूप में बाइंग करनी चाहिए। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा इसमें 1750 रुपये का। देखिए 1750 रुपये यानी सीएलएसए के टारगेट से भी ऊपर का टारगेट सेठी साहब इस स्टॉक के लिए दे रहे हैं, और 1406 का इसका 52 वीक का हाई है। पर लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएटर अगर कोई एक स्टॉक रहा है शेयर बाजार की इतिहास में तो वो दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रहा है। क्या टारगेट्स आपके चार्ट्स पर नजर आ रहे हैं लॉन्ग टर्म में? देखिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अनफिनिश टारगेट है वो अराउंड 1480 तक का है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म की भी बात करें, 2-3 महीनों की भी बात करें, तो मुझे लग रहा है वहाँ तक जाने की क्षमता है इस पर्टिकुलर ट्रेंड में। और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 1320 के आसपास, आई थिंक उसी पर्टिकुलर पैटर्न का एक फॉलो थ्रू मूव है। तो मुझे लग रहा है जब तक 1320 के नीचे मूवमेंट नहीं होती, आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर ट्रेंड बरकरार है, और यहाँ पर किसी की अगर लॉन्ग पोजीशन है तो लॉन्ग बायस मेंटेन रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर होते भी है तो आई थिंक वो यूटिलाइज करनी चाहिए लॉन्ग पोजीशन बनाने के। आई थिंक ट्रेंड में कोई भी दिक्कत नहीं है, एक काफ़ी अच्छे कंसिस्टेंट हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में है स्टॉक। कालरा साहब आपकी क्या राय रहेगी, आज क्या किया जाए? और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपका भी उतना बुलिश है जितना सीएलएसए का? जी मेरा थोड़ा, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिलायंस को अब जज करूँगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जीआरएम्स नीचे आए, लेकिन जो मार्जिन है वो ऊपर चले गए। तो वो एक जो ट्रेंड यूजुअली होता है कि जीआरएम्स नीचे आ रहे हैं और मार्जिन भी नीचे आ रहा है, वो चेंज हो गया। और दूसरा जो कैश जनरेशन थी वो काफ़ी बढ़ गई है, 60,000 करोड़ से लेके अब 80,000 करोड़ के आसपास आ गए हैं एक साल में। तो मेरे को लगता है फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी बढ़ गया है। तो मुझे लगता है 1500 अगले रिजल्ट से पहले ही दिख जाना चाहिए, और वहाँ पे मैं शायद एक दोबारा लुकआउट करूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो पॉजिटिवनेस है ही, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर वो स्पीड अप करता है सिचुएशन, मेरे लिए रिजल्ट्स बेहतर थे काफ़ी। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी स्कोप है। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया नतीजे, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। बाय ऑन एवरी डिप वाला स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों का वेटेज देखिए निफ्टी पर करीब 17% के आसपास का, और एचडीएफसी बैंक ने भी बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं। प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप बताइए कैसे रहे नंबर्स?
HDFC बैंक ने काफ़ी शानदार नतीजे पेश किए हैं। पिछले 11 क्वार्टर्स तकरीबन 3 साल के लिए किसी भी क्वार्टर के सबसे अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ बैंक ने हासिल की है और NII में बढ़ोतरी हुई है। NIM भी काफ़ी बेहतर एक रिकॉर्ड स्तर पे 4.4% पे नजर आ रही है। जो मार्जिन बढ़ी है और साथ में ग्रोथ आई है, इसके पीछे वजह क्या है इसको समझना जरूरी है। देखिए पिछले दिनों के दौरान, पिछले कुछ क्वार्टर्स के दौरान कई सरकारी बैंक PCA में चले गए, प्राइवेट बैंक्स में रेगुलेटरी एक्शन हुए, कहीं मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, तो इसके चलते HDFC बैंक ने इसका पूरा फायदा उठाया है। न केवल इंडस्ट्री जब 15% पे ग्रोथ कर रही है तो HDFC बैंक करीबन 25% के आसपास की ग्रोथ दिखाने में कामयाब रहा, बल्कि ये जो लोन इन्होंने दिए हैं ये अपनी शर्तों पे, अपने प्राइस पे दिए हैं, तो अच्छे रेट पर दिए गए हैं, इसलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्रोथ और मार्जिन दोनों में एक साथ अच्छा प्रदर्शन करके HDFC बैंक ने अपना जो रिटर्न ऑन एसेट है उसको 2% के ऊपर पहली बार खींचा है, जो अपने आप में किसी भी बैंक के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कहा जाएगा। और एसेट क्वालिटी की चिंता आमतौर पे HDFC बैंक में होती नहीं है, तो वो NPAs भी कंट्रोल में रहे हैं। तो काफ़ी शानदार नतीजे HDFC बैंक की ओर से आते हुए, और उसके बाद आप देख सकते हैं ब्रोकरेजेस के अपग्रेड भी आ रहे हैं। जी हाँ, अपग्रेड आ तो रहे हैं और सुमित यही बता रहे हैं कि कितना अपग्रेड हुआ है। इनफैक्ट क्रेडिट स्विस हो, CLSA हो, सब काफी बुलिश है। क्या टारगेट दे रहे हैं सुमित? देखिए मिनिमम टारगेट भी यहाँ से करीब 200 रुपए ऊपर का आ रहा है, करीब 2400 2450 के आसपास के टारगेट्स आ रहे हैं। लेकिन जितने विदेशी ब्रोकर हैं तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, 2800 तक के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं CLSA के साथ। बाय रेटिंग उन्होंने दी है, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग दी है, क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म और कोटक ने भी बाय साइड पे ही रेटिंग दी है। CLSA ने जो एक तरह दिया है यहाँ पर कि जो जितनी भी एसेट क्वालिटी है वो इनकी स्टेबल साइड पे आ चुकी है, एसेट क्वालिटी में लगातार इंप्रूवमेंट है, NIMs मेंटेन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर कंपनी बुक्स के ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने अपने टारगेट्स 2850 कर दिए, 2730 से बढ़ाकर। मॉर्गन स्टैनली 2700 के टारगेट्स, करीब यहाँ पर भी 150 रुपए के आसपास के टारगेट्स को रिवाइज किया गया है। ये ना भूलें कि 2300 से जो टारगेट्स है सीधे 2700 के आसपास अब आ रहे हैं। और कोटक इंस्टीट्यूशंस भी करीब 2400 के टारगेट दे रहा है, तो मिनिमम 2400 और मैक्सिमम 2850 तक के टारगेट्स HDFC बैंक में आ रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग बाय साइड पे ये शेयर ब्रोकर्स की तरफ से आ रहा है। 2400 से 2850, ये बार बार सुमित कह रहे हैं कि विदेशी ब्रोकर्स काफ़ी बुलिश हैं, और विदेशियों का ही पैसा देखिए भारतीय बाजारों में लग भी रहा है। तो 1000 करोड़ के आसपास की बैंक देखिए पिछले सत्र में उनकी तरफ से देखने को मिली है। तो FIIs का बुलिश होना बहुत ही बढ़िया संकेत है, और ये तमाम क्वालिटी स्टॉक्स, और इनको दरअसल FIIs हाथों हाथ लेते भी हैं। तो रिपोर्ट्स तो बहुत ही बढ़िया है। आपका टारगेट क्या है? मेरा टारगेट 2700 का, 2700 का। मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में एक 2500 आ सकता है, क्योंकि अगर आप रिजल्ट्स देखें तो काफ़ी टाइम बाद एक प्रॉफिट बीट हुआ है। नहीं तो 20% 20% वो मैच हो रहा था। तो और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो निम्स है वो बढ़ना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन रिटेल लोन को लेके मैं थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड पे हूँ, अदरवाइज रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। तो स्टॉक पर रहेगी नज़र। चार्ट्स पर क्या लेवल्स नज़र आ रहे हैं? देखिए अगर ओवरऑल मंथली चार्ट पे जो ब्रेकआउट हुआ था पिछले मंथ में, आई थिंक उस पर्टिकुलर वी फॉर्मेशन के टारगेट्स अराउंड 2530 तक के आते हैं, तो वहाँ तक तो जा सकता है स्टॉक। बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेट हो तो बेटर है। इनफैक्ट ऑलरेडी एक अच्छी रन देखी गई है, तो स्टॉक में अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है तो वहाँ पर बाय करनी चाहिए। एक बाय ऑन डिक्लाइन डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट है स्टॉक। ओके, तो ये बाय एंड डिप्स का कैंडिडेट 2500 नियर टर्म में, और ऑफ कोर्स लॉन्गर टर्म में तो 2800 के ऊपर के टारगेट्स भी आ सकते हैं। CLSA जैसे ब्रोकरेजेस काफी बुलिश हो चुके हैं इस दिग्गज कंपनी पे, और जैसे प्रदीप भी कह रहे थे कि 11 तिमाहियों में सबसे शानदार प्रॉफिट ग्रोथ स्टॉक ने दिखाई है। तो रिलायंस और HDFC बैंक ये दोनों आज टॉप परफॉर्मर्स रहेंगे ट्रेड के लिहाज से। लेकिन एक और स्टॉक जिस पर नजरें तो बनी हुई हैं, ये एक ब्रेव हार्ट ट्रेड था और इसकी धज्जियां उड़ी थर्सडे के सत्र में, जेट एयरवेज। लेकिन डेवलपमेंट्स लगातार आते जा रहे हैं। पिछला सत्र काफी जोखिम भरा था, काफी नुकसान हुआ है। नीरज बताइए यहाँ से ताजा हाल क्या कह रहे हैं? देखिए ताज़ा हाल जेट एयरवेज का सुधरने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। अब वहाँ पे तरह तरह के लोग आकर के कह रहे हैं कि हम इसको टेक ओवर कर सकते हैं, हम लेना चाहते हैं। और वीकेंड के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली से कुछ कर्मचारियों ने मुलाकात भी करी। लेकिन सिचुएशन जस की तस है। जो मैं पहले से ही कह रहा था कि जेट एयरवेज में जब तक पैसे नहीं आ जाते तब तक इसका उड़ना मुश्किल है, और पैसे लाने की कोई संभावना कहीं से कोई दिख नहीं रही है। अब जो बिड विड लगाई गई हैं वो किसने लगाई, कौन लगाई और कितनी सही बिड लगी हैं, इसका खुलासा अभी तक हुआ नहीं है, और उसमें कौन लेगा ये भी नहीं हुआ है। अंत सत्य ये है कि ग्राउंडेड है और फ्लाइट्स नहीं उड़ रही हैं। ये एक मुश्किल भरा दौर हो सकता है। तो मुझे लगता है जेट के लिए समस्याएं सुलझ नहीं रही हैं, जस की तस बनी है। और 32% की गिरावट अगर थर्सडे को हुई है तो वो आगे कंटिन्यू रह सकती है। तो इसलिए जेट एयरवेज स्टॉक नज़र रखनी चाहिए। और ये जो क्रूड की मार पड़ रही है ना,
इससे भी कई निवेशक थोड़ा अभी सोचेंगे कि इस मौके पे इसको रिवाइव कैसे किया जाए। ई क्लर्क्स पे नज़र रखिएगा, यहाँ पे बाईबैक हो सकता है, 26 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक है। सिंजीन में बोनस आ सकता है, 24 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक है, तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि हम लोग शुरू में चर्चा कर चुके हैं, OMCs पे नज़र रखिएगा, पेंट पे नज़र रखिएगा, प्लास्टिक पे नज़र रखिएगा, क्रूड केमिकल पे नज़र रखिएगा। ये सारे स्टॉक्स क्रूड की वजह से नीचे परफॉर्म कर सकते हैं। और एक और कंपनी है KPR मिल्स, जहाँ पे 29 तारीख की बोर्ड बैठक में बाईबैक पे विचार हो सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स जो खबरों की वजह से आज तेज़ी या मंदी का रुख दिखाएंगे। ठीक बात है। तो ये स्टॉक्स हैं जिस पर नज़र होगी। नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस्तीफ़ा दिया है, नसीम जैदी ने रविवार को इस्तीफ़ा दिया है जेट एयरवेज़ के लिए। एक और खबर, तो अब जो डायरेक्टर्स हैं, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं, वो भी देखिए अब निकलते हुए इस कंपनी से। चलिए इस स्टॉक पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ब्रोकरेज हाउस के रडार पर L&T का स्टॉक भी है। और ध्यान रखिए, L&T के नतीजों से अब काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस को बड़ी बड़ी उम्मीदें लगने लगी हैं। कैसे आ सकते हैं इस बार नतीजे? ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं? देखिए हेमंत, L&T केस के अंदर जो रेटिंग है वो बाय साइड पे है। टारगेट 1670 रुपए के दिए जा रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ बहुत क्रूशियल बोली है कि जो स्नाइडर के साथ इनकी डील हुई है वो गोइंग फॉरवर्ड गेम चेंजर हो सकता है कंपनी के लिए। अच्छा कैश है, कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, ऑर्डर बुक काफ़ी साउंड है और एग्जीक्यूशन पार्ट भी अब इंप्रूव हो रहा है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं, वैल्यू लॉकिंग इनकी सब्सिडरी से हो ही रही लगातार, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नियर टर्म टारगेट हो सकते हैं L&T के लिए। तो बाय साइड पर एक रेटिंग आई है और 1670 रुपये जो टारगेट्स हैं वो देख रहे हैं L&T में नमूरा की तरफ से। इंटरेस्टिंग रहेगा। 1670 का टारगेट, स्टॉक देखिए 1300 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर एक काफी तगड़ी अपसाइड की पूरी गुंजाइश है L&T में, नोमुरा कह रहा है। चलिए, ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारा एक्शन देखने को मिलेगा। इस बीच SGX निफ्टी अब 32 पॉइंट नीचे, क्योंकि कच्चे तेल में लगातार बढ़त ही देखने को मिली है। अब $74 पर यह दस्तक देने लगा है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने यही कहा था कि स्क्रीन खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है, क्योंकि कच्चे तेल में लगातार उबाल जो है वो बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा आज।